त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम त्रिभुज के प्रकार और उनके विभिन्न मूल गुणधर्मों का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम त्रिभुज की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सर्वांग समता किसे कहते हैं। दोस्तों बताइए कि क्या एक ही पैकेट में रखे हुए बिस्कुट एक दूसरे से बड़े, छोटे या अलग अलग दिखते हैं? नहीं, सभी बिस्कुट एक दूसरे के सर्वसम यानी आइडेंटिकल होते हैं। ऐसे ही आप वास्तविक जीवन में कई उदाहरण देख सकते हैं, जैसे एक ही नंबर के जूते, कॉपियां या नोटबुक्स, सभी 200 रुपए के नोट, सभी 2000 के नोट एक दूसरे के सर्वसम होते हैं। और अब यह रही कुछ वस्तुएं जो एक दूसरे के सर्वसम नहीं हैं। एक 500 और एक 2000 का नोट एक दूसरे के सर्वसम नहीं होते हैं। अलग अलग नंबर के जूते, दो अलग कंपनी के पेन इत्यादि। अब हम ज्यामिति में सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस का अध्ययन करेंगे। सर्वांगसम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वह आकृतियां जिनके समान आकार हैं और समान माप हैं। किसी भी दो आकृतियों को सर्वांगसम दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, क्या सभी वृत्त यानी सर्कल्स एक जैसे दिखते हैं? दिखने में सभी वृत्त गोल दिखते हैं, बस फर्क इतना सा है कि वह एक दूसरे से छोटे या बड़े हो सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं दो वृत्त एक दूसरे के सर्वसम या कहले सर्वांगसम कब होते हैं? एक ही त्रिज्या यानी रेडियस लेकर खींचे हुए वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। यानी यहाँ पर वृत्त की सर्वांगसमता त्रिज्या पर आधारित होती है। उसी प्रकार वर्ग यानी स्क्वायर में समान भुजा वाले वर्ग भी एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। जैसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो या दो से अधिक वर्ग एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पर वर्ग की भुजा यानी साइड पर वर्ग की सर्वांगसमता निर्भर करती है। चलिए अब इसी प्रकार त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स में देखते हैं। स्क्रीन पर त्रिभुजों की 3 जोड़ियां दी गई हैं। इन्हें देखकर बताएं कि कौन सी जोड़ी के त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। अगर आप पहली जोड़ी पर ध्यान दें तो त्रिभुजों की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं। बस फर्क यह है कि दूसरा त्रिभुज घुमा कर रखा हुआ है। अगर त्रिभुज की संगत भुजाएं सर्वांगसम हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। चलिए बताइए कि दूसरी जोड़ी देखकर आपको क्या लगता है? जी हाँ, यह भी सर्वांगसम त्रिभुज है। यह देखने में दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज जैसा है। अब आखिरी जोड़ी पर ध्यान दें। यह त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं एक दूसरे के परस्पर सर्वांगसम नहीं हैं। दोस्तों, जिन त्रिभुजों की जोड़ियां सर्वांगसम हैं, उन्हें हम उनकी सर्वांगसम भुजाओं के साथ एक दूसरे पर रखकर देख सकते हैं। त्रिभुजों के शीर्ष, भुजाएं और कोण एक दूसरे पर सटीक बैठ रही हैं। और जो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हैं, वो त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह नहीं ढक रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है कि त्रिभुज XYZ सर्वांगसम है त्रिभुज LMN के। यहाँ भुजा XY भुजा LM को ढकती है, भुजा YZ भुजा MN को ढकती है और भुजा ZXNL को ढकती है। और इसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। उसी तरह कोण X कोण L को ढकता है, कोण Y कोण M को ढकता है और कोण Z कोण N को। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं। क्या हम शीर्ष के लिए भी यह कह सकते हैं? जी हाँ, शीर्ष X शीर्ष L के संगत है, शीर्ष Y शीर्ष M के संगत है और शीर्ष Z शीर्ष N के संगत है। दोस्तों, हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग एक दूसरे के परस्पर बराबर होते हैं। हम इसे संक्षिप्त में CPCT लिखते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें कि यहाँ त्रिभुज XYZ सर्वांगसम त्रिभुज LMN है, परंतु अगर हम इसे ऐसा लिखें त्रिभुज XYZ सर्वांगसम MNL तो यह गलत होगा, क्योंकि यह दोनों त्रिभुज में एक एक संगतता यानी 1-1 करस्पॉन्डेंस है। तो दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने त्रिभुज की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पर चर्चा की। आज हम उसी पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। त्रिभुज ACB सर्वांगसम है त्रिभुज PRQ के, तो इन त्रिभुजों के संगत कोणों की जोड़ियां बताइए। इस प्रश्न का जवाब काफी आसान है। यह रहे इनके संगत कोणों की जोड़ियां। दिए गए सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाओं को अनुपात में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हम सबसे पहले उन दोनों त्रिभुजों की संगत सर्वांगसम भुजाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों त्रिभुजों के नाम सही क्रम में सर्वांगसम के रूप में लिखेंगे और फिर उसी क्रम में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात लिखेंगे। आकृति के अनुसार त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज XYZ के, और अब इनकी संगत भुजाओं के अनुपात इस प्रकार होंगे। भुजा PQ संगत है भुजा XY के, भुजा QR संगत है भुजा YZ के, और भुजा PR संगत है भुजा XZ के। लेते हैं अगला प्रश्न। दिए गए आयत में दो त्रिभुज बने हुए हैं और साथ ही कुछ त्रिभुजों के नाम दिए हुए हैं। आप उन त्रिभुजों के सर्वांगसम भुजाओं के नाम बताइए। अब आकृति को देखकर बताइए कि AB सर्वांगसम कौन सी भुजा है। वह है भुजा CD या DC। उसी प्रकार क्रम में आगे बढ़ते हुए BD के सर्वांगसम होगी BD या इसे DB भी कह सकते हैं, और DA के सर्वांगसम होगी CB या BC। इस प्रकार हमें दूसरे सर्वांगसम त्रिभुज का नाम मिल गया, त्रिभुज CDB। दोस्तों, अगर हम DC से शुरू करें तो अगली भुजा C से शुरू होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर अगली भुजा BD या DB है। इसलिए हमने DC नहीं बल्कि CD से शुरू किया और कहा कि त्रिभुज CDB त्रिभुज ABC के सर्वांगसम होगा। मुझे आशा है कि आप इस अवधारणा को अब अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो वीडियो पॉज करके बाकी दोनों विकल्पों के सही उत्तर देने की कोशिश करें। यह रहे उनके सही जवाब, क्रमशः त्रिभुज CBD और त्रिभुज BDA। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने त्रिभुज की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पर चर्चा की और कुछ प्रश्न भी हल किए। आज हम उसी पर आधारित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज XYZ समबाहु त्रिभुज हैं और एक दूसरे के सर्वांगसम भी। तो बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं और कोण समान होते हैं। साथ ही यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, यानी त्रिभुज ABC की कोई भी भुजा त्रिभुज XYZ की सभी भुजा के बराबर है, और उसी प्रकार एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर है। अर्थात दिए गए सभी विकल्प सही हैं, और ऐसी परिस्थिति में हम त्रिभुजों की सर्वांग समता को ऐसे भी लिख सकते हैं। त्रिभुज ACB सर्वांगसम त्रिभुज XZY, त्रिभुज CAB सर्वांगसम त्रिभुज ZXY और त्रिभुज BAC सर्वांगसम त्रिभुज YXZ। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज MNO और त्रिभुज XYZ में कोण M बराबर है कोण X के, कोण N बराबर है कोण Y के और कोण O बराबर है कोण Z के। तो क्या हम कह सकते हैं कि त्रिभुज MNO सर्वांगसम है त्रिभुज XYZ के? दोस्तों, त्रिभुज के कोण सर्वांगसम होने से त्रिभुज की भुजाएं भी सर्वांगसम हों ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर दो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो सकती हैं, जो सर्वसम नहीं है।
लेकिन इनके कोणों का माप हमेशा 60 अंश ही होता है। इसलिए त्रिभुजों की सर्वांग समता में भुजाओं का समावेश आवश्यक है और इसी अवधारणा को हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने त्रिभुज की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियों में से भुजा कोण भुजा कसौटी यानी SAS सर्वांग समता नियम पर चर्चा की। आज हम त्रिभुज की सर्वांग समता की अगली कसौटी कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम पर चर्चा करेंगे। सर्वांग समता नियम SAS में हमने देखा कि जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और इस नियम के नाम से ही यह प्रतीत हो रहा है कि जो कोण बराबर हैं वो इन दोनों भुजाओं से मिलकर बने हैं। दोस्तों, ASA यानी कोण भुजा कोण इस सर्वांग समता नियम के नाम से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? जी हाँ, इस नियम के अनुसार यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चलिए कथन की सहायता से आकृति बनाते हैं। एक त्रिभुज MNO के दो कोण यानी कोण MNO और कोण MON और उनकी अंतर्गत भुजा यानी भुजा NO दूसरे त्रिभुज PQR के दो कोणों यानी कोण PQR और कोण PRQ और इसकी अंतर्गत भुजा यानी भुजा QR के बराबर हो तो यह दोनों त्रिभुज यानी MNO और PQR सर्वांगसम होंगे। यहाँ हमें दिया है कि यह कोण और भुजा बराबर हैं और सिद्ध करना है कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। यदि दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए हम SAS यानी भुजा कोण भुजा कसौटी का उपयोग करें तो यहाँ तीन स्थितियां संभव हैं। पहली, यदि हम मान लें कि भुजा MN और भुजा PQ बराबर है और हमें दिया है कि कोण MNO और कोण PQR बराबर है और भुजा NO और QR बराबर है तो यह दोनों त्रिभुज सर्वांग समता नियम SAS के अनुसार सर्वांगसम होंगे। परंतु यदि ऐसा हो कि MN बड़ा है PQ से तो अब हम भुजा MN पर बिंदु S इस प्रकार ले सकते हैं कि भुजा SN बराबर हो भुजा PQ के। अब त्रिभुज SNO और त्रिभुज PQR में दो बराबर भुजाओं की हमने रचना की SN और PQ और हमें दिया है कि कोण MNO कोण PQR के सर्वांगसम है यानी कोण SNO और PQR बराबर होगा और भुजा NO बराबर है भुजा QR के। इसलिए SAS सर्वांग समता अभिगृहित के अनुसार हम कह सकते हैं यह त्रिभुज सर्वांगसम है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसलिए इनके संगत भाग बराबर होने चाहिए। लेकिन हमें दिया है कि कोण MON बराबर है कोण PRQ के। यह तभी संभव है कि जब बिंदु S बिंदु M के साथ संपाती यानी समान हो या MN बराबर हो SN के। हमने रचना की थी कि भुजा SN बराबर है भुजा PQ के। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भुजा MN का भुजा PQ से बड़ा होना संभव नहीं है। इसी प्रकार यदि मान लें कि भुजा MN छोटी है भुजा PQ से तो अब हम PQ पर एक बिंदु T इस प्रकार ले सकते हैं कि भुजा QT बराबर हो भुजा MN के। अब पुनः उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भुजा MN का भुजा PQ से छोटा होना संभव नहीं है। वीडियो पॉज कर आप खुद ही इस निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। इन तीनों स्थितियों को देखते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ भुजा MN बराबर है भुजा PQ के। इसलिए SAS सर्वांग समता अभिगृहित के अनुसार त्रिभुज MNO
और PQR सर्वांगसम होंगे। इस प्रकार हमने भुजा कोण भुजा कसौटी यानी SAS सर्वांगसमता नियम का उपयोग कर कोण भुजा कोण कसौटी यानी ASA सर्वांगसमता नियम को सिद्ध किया। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने त्रिभुज की सर्वांगसमता की कसौटी ASA यानी कोण भुजा कोण पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कोण कोण भुजा कसौटी यानी AAS सर्वांगसमता नियम पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर बताइए, क्या यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं? त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में कोण ADB और कोण ADC बराबर हैं क्योंकि यह दोनों समकोण हैं। आकृति के अनुसार कोण ABD और कोण ACD यह दोनों कोण भी बराबर हैं और भुजा AD उभयनिष्ठ भुजा है। इसमें दो कोण और एक भुजा बराबर है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज कोण कोण भुजा कसौटी यानी AAS सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है। QT और RS क्रमशः भुजा PR और भुजा PQ पर लंब है, तो दर्शाइए त्रिभुज QSR और त्रिभुज RTQ सर्वांगसम हैं और भुजा QS और RT में संबंध बताइए। हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसके सभी कोण बराबर होंगे। कोण Q को हम SQR और कोण R को हम TRQ भी लिख सकते हैं। अब त्रिभुज QSR और RTQ में कोण QSR और कोण RTQ बराबर होंगे क्योंकि यह समकोण है और भुजा QR एक उभयनिष्ठ भुजा है। समीकरण 1, 2 और 3 को देखकर हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज कोण कोण भुजा कसौटी यानी AAS सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम है। अब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, इसलिए यह दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने कोण कोण भुजा कसौटी यानी AAS सर्वांगसमता नियम से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कोण कोण भुजा कसौटी यानी AAS सर्वांगसमता नियम पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बताइए, क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज हैं? यदि हाँ, तो क्या हम इनके क्षेत्रफल में कोई संबंध बता सकते हैं? आकृति के अनुसार इनके दो कोणों के युग्म और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर है, इसलिए समीकरण 1, 2 और 3 को देखकर हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज कोण कोण भुजा कसौटी यानी AAS सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम है। दोस्तों, हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समान स्थान घेरते हैं, इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो वो सर्वांगसम होते हैं? जी नहीं। इन दोनों त्रिभुजों को देखिए, इनके क्षेत्रफल तो बराबर है, परंतु यह त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है।
इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सभी सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि जिन त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों वो सर्वांगसम भी हो। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने कोण कोण भुजा कसौटी यानी AAS सर्वांगसमता नियम से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियों में से भुजा कोण भुजा कसौटी यानी SAS सर्वांग समता नियम पर चर्चा की। आज हम त्रिभुज की सर्वांग समता की अगली कसौटी कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम पर चर्चा करेंगे। सर्वांग समता नियम SAS में हमने देखा कि जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और इस नियम के नाम से ही यह प्रतीत हो रहा है कि जो कोण बराबर हैं वो इन दोनों भुजाओं से मिलकर बने हैं। दोस्तों, ASA यानी कोण भुजा कोण इस सर्वांगसमता नियम के नाम से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? जी हाँ, इस नियम के अनुसार यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चलिए कथन की सहायता से आकृति बनाते हैं। एक त्रिभुज MNO के दो कोण यानी कोण MNO और कोण MON और उनकी अंतर्गत भुजा यानी भुजा NO दूसरे त्रिभुज PQR के दो कोणों यानी कोण PQR और कोण PRQ और इसकी अंतर्गत भुजा यानी भुजा QR के बराबर हो तो यह दोनों त्रिभुज यानी MNO और PQR सर्वांगसम होंगे। यहाँ हमें दिया है कि यह कोण और भुजा बराबर हैं और सिद्ध करना है कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। यदि दोनों त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए हम SAS यानी भुजा कोण भुजा कसौटी का उपयोग करें तो यहाँ तीन स्थितियां संभव हैं। पहली, यदि हम मान लें कि भुजा MN और भुजा PQ बराबर है और हमें दिया है कि कोण MNO और कोण PQR बराबर है और भुजा NO और QR बराबर है तो यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसमता नियम SAS के अनुसार सर्वांगसम होंगे। परंतु यदि ऐसा हो कि MN बड़ा है PQ से तो अब हम भुजा MN पर बिंदु S इस प्रकार ले सकते हैं कि भुजा SN बराबर हो भुजा PQ के। अब त्रिभुज SNO और त्रिभुज PQR में दो बराबर भुजाओं की हमने रचना की SN और PQ और हमें दिया है कि कोण MNO कोण PQR के सर्वांगसम है यानी कोण SNO और PQR बराबर होगा और भुजा NO बराबर है भुजा QR के। इसलिए SAS सर्वांगसमता अभिगृहित के अनुसार हम कह सकते हैं यह त्रिभुज सर्वांगसम है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसलिए इनके संगत भाग बराबर होने चाहिए। लेकिन हमें दिया है कि कोण MON बराबर है कोण PRQ के। यह तभी संभव है कि जब बिंदु S बिंदु M के साथ संपाती यानी समान हो या MN बराबर हो SN के। हमने रचना की थी कि भुजा SN बराबर है भुजा PQ के। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भुजा MN का भुजा PQ से बड़ा होना संभव नहीं है। इसी प्रकार यदि मान लें कि भुजा MN छोटी है भुजा PQ से तो अब हम PQ पर एक बिंदु T इस प्रकार ले सकते हैं कि भुजा QT बराबर हो भुजा MN के। अब पुनः उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भुजा MN का भुजा PQ से छोटा होना संभव नहीं है। वीडियो पॉज कर आप खुद ही इस निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। इन तीनों स्थितियों को देखते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ भुजा MN बराबर है भुजा PQ के।
इसलिए SAS सर्वांग समता अभिगृहित के अनुसार त्रिभुज MNO और PQR सर्वांगसम होंगे। इस प्रकार हमने भुजा कोण भुजा कसौटी यानी SAS सर्वांग समता नियम का उपयोग कर कोण भुजा कोण कसौटी यानी ASA सर्वांग समता नियम को सिद्ध किया। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी ASA यानी कोण भुजा कोण पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज की सर्वांग समता नियम ASA यानी कोण भुजा कोण पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC कोण BAD और कोण BCD का समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज DAC सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। हमें दिया हुआ है कि विकर्ण AC कोण BAD का समद्विभाजक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण DAC और कोण BAC बराबर होंगे। विकर्ण AC कोण BCD का भी समद्विभाजक है, यानी कोण DCA बराबर होगा कोण BCA के। अब त्रिभुज DAC और त्रिभुज BAC को देखिए। इसमें यह दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं और भुजा AC उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कॉमन साइड। ध्यान दें, यह भुजा कोणों की अंतर्गत भुजा है। समीकरण 1, 2 और 3 से हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज ASA यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांगसम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आकृति में बिंदु O रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है और कोण OQN बराबर है कोण OPM के। तो दर्शाइए कि त्रिभुज OQN और त्रिभुज OPM सर्वांगसम हैं और भुजा MO और NO में संबंध बताइए। यहाँ हमें दिया है कि बिंदु O रेखा PQ का मध्य बिंदु है, इसलिए QO बराबर होगा PO के। अब त्रिभुज OQN और त्रिभुज OPM को देखिए। हमें दिया है कि यह दोनों कोण बराबर हैं। आकृति को ध्यान से देखें, यह दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, यानी कोण NOQ और कोण MOP बराबर होंगे। इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा बराबर है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज ASA सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांगसम है। दोस्तों, हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए भुजा MO बराबर है भुजा NO के। दोस्तों, इस सत्र में इतना ही। आज हमने त्रिभुज के सर्वांग समता नियम ASA यानी कोण भुजा कोण या कोभुको से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के सर्वांग समता नियम ASA यानी कोण भुजा कोण पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। यह दो त्रिभुज दिए हुए हैं XYZ और DEF। आकृति को ध्यान से देखकर बताइए, क्या यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं? इन दोनों त्रिभुजों में यह दोनों कोण कोण X और कोण D बराबर है, कोण Y और कोण E बराबर है और भुजा DF भुजा XZ बराबर है। तो क्या यह त्रिभुज कोण भुजा कोण यानी ASA सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांगसम है? जी नहीं। भले ही इनके दो कोण और एक भुजा बराबर है, लेकिन ASA सर्वांग समता नियम के अनुसार
जब दो त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा यानी उन दोनों कोणों की बीच वाली भुजा बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और यह भुजाएं इन कोणों की अंतर्गत भुजा नहीं है, इसलिए यह त्रिभुज ASA सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम नहीं है, परंतु यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं AAS यानी कोण कोण भुजा कसौटी के अनुसार। इस कसौटी पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने ASA यानी कोण भुजा कोण कसौटी से संबंधित एक तथ्य पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुजों की सर्वांगसमता यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पर चर्चा की। आज हम एक कदम और आगे बढ़ाते हुए त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कसौटियों यानी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल पर चर्चा करेंगे। पहली कसौटी है भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। दोस्तों, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तब उनकी सभी भुजाएं, कोण और शीर्ष में एक एक संगतता होती है। लेकिन क्या हम केवल कुछ भुजाओं और कोण के सहारे दो त्रिभुजों को सर्वांगसम ठहरा सकते हैं? यानी दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए कम से कम कितनी भुजाएं अथवा कोणों का सर्वांगसम होना आवश्यक है, वह हम इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB और PQ दोनों 6 सेंटीमीटर हैं और AC तथा PR 7 सेंटीमीटर। तो क्या किसी भी दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होने से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? दोस्तों, क्या तीसरी भुजा भी बराबर होगी? बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। यानी दो भुजाओं से बराबर होना त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों, बताइए कि इन त्रिभुजों की तीसरी भुजा किस परिस्थिति में बराबर हो सकती है? आप सोचने के लिए वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। अगर कहा जाए कि इन दोनों भुजाओं से बने कोण बराबर हैं, तो क्या तीसरी भुजा भी बराबर यानी सर्वसम होगी? कोण सर्वांगसम होने से इन भुजाओं के दूसरे छोर के खुले हुए भाग भी लंबाई में समान होंगे और तब हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। यानी यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे भुजा कोण भुजा कसौटी, अंग्रेजी में साइड एंगल साइड या SAS क्राइटेरिया कहते हैं। क्या इससे भी कम शर्तों पर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं? जैसे कि दो त्रिभुजों की एक भुजा और एक कोण बराबर हैं। यह रहे कुछ उदाहरण। यहाँ पर एक भुजा और एक कोण सर्वांगसम होने से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, SAS के अलावा क्या SSA यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण जो इन भुजाओं के अंतर्गत नहीं है, किसी अन्य त्रिभुज की भुजाओं और एक कोण के बराबर हैं, तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं? आकृति को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। यानी SSA त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटी के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता है। दोस्तों, SAS सर्वांगसमता नियम को पहले ज्ञात परिणामों की सहायता से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे एक अभिगृहित के रूप में सत्य मान लिया गया है। क्यों ना आप एक क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी करें। एक कागज को काटकर दो त्रिभुज इस प्रकार बनाएं कि उनकी दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर है, और फिर इन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर रख कर देखें क्या यह एक दूसरे के ऊपर सटीक बैठ रहे हैं। जांचें। दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। आज हमने त्रिभुजों की सर्वांगसमता की भू को भू यानी SAS कसौटी का अध्ययन किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता की भुजा कोण भुजा कसौटी यानी SAS क्राइटेरियन पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दी गई आकृति में भुजा LM बराबर है भुजा LK के और कोण KLN बराबर है कोण MLN। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज KLN सर्वांगसम है त्रिभुज MLN के। चलिए देखते हैं। अगर दोनों त्रिभुजों को देखें तो इनकी एक भुजा और एक कोण बराबर है। अब अगर हम भुजा LN देखें तो यह दोनों त्रिभुजों में वह भुजा है जो एक सर्वांगसम भुजा और कोण के बाद क्रम में आती है, यानी इसके सर्वांगसम होने पर भुजा कोण भुजा का निर्माण होता है। और चूंकि यह भुजा उन दोनों त्रिभुजों की सामान्य भुजा है, इसलिए यह सर्वांगसम ही होगी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज KLN सर्वांगसम है त्रिभुज MLN के। और दोस्तों, त्रिभुजों को सर्वांगसम लिखते समय इनके नाम उसी क्रम में लिखें जिस क्रम में इनकी भुजाओं और कोणों में एक एक संगतता है या वह एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में रेखा PR और रेखा SQ एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित कर रही हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PTQ सर्वांगसम है त्रिभुज RTS के। दोस्तों, अगर त्रिभुज PTQ और त्रिभुज RTS को देखें तो चूंकि रेखा PR और रेखा SQ एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही हैं, इसलिए भुजा TQ और TS बराबर है। उसी प्रकार PT और TR भी बराबर है। अब अगर इन भुजाओं के बीच के कोण यानी कोण PTQ कोण RTS बराबर हों तो यह SAS कसौटी के अनुसार सर्वांगसम हो सकते हैं। और चूंकि PR और SQ रेखाएं हैं और एक दूसरे को T पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इसलिए कोण PTQ बराबर है कोण RTS, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसलिए त्रिभुज PTQ सर्वांगसम है त्रिभुज RTS के भू को भू यानी SAS कसौटी के अनुसार। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि भुजा और कोण की सर्वांगसमता के अनुसार ही दोनों त्रिभुजों के नाम भी उसी क्रम में हैं। लेते हैं एक और प्रश्न। दी गई आकृति को देखकर त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBD को सर्वांगसम सिद्ध कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को खुद हल करने का प्रयास करें और अंत में इसका हल देखें। दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। आज हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता की भू को भू यानी SAS कसौटी पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी विषय पर आधारित कुछ और तथ्यों के साथ। धन्यवाद। त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए भू को भू कसौटी यानी SAS क्राइटेरियन पर चर्चा की और कुछ प्रश्न भी हल किए। आज हम उसी से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आकृति को देखकर दिए गए विकल्पों में से सही सर्वांगसम त्रिभुजों के विकल्प का चुनाव करें। दोस्तों, यहाँ पहले विकल्प के अनुसार भुजा WV भुजा YX के बराबर है। आकृति में देखकर बताएं कि क्या यह सही है। जी हाँ। चलिए अब बताएं, क्या भुजा VZ भुजा XZ के बराबर है? नहीं, इसलिए यह त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, यानी पहला विकल्प सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे विकल्प की ओर। यहाँ पर त्रिभुजों के नाम के अनुसार क्या भुजा WV भुजा ZX के बराबर है? नहीं, इसलिए यह विकल्प भी सही नहीं है। अब देखते हैं बचा हुआ आखिरी विकल्प। आकृति के अनुसार भुजा WV भुजा XY के बराबर है।
कोण WVZ बराबर है कोण XYZ के और भुजा ZV बराबर है भुजा ZY के, तो यह त्रिभुज SAS सर्वांगसमता नियम के द्वारा सर्वांगसम है। तीसरा विकल्प सही विकल्प है। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने भू को भू कसौटी यानी SAS क्राइटेरियन पर आधारित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के कुछ गुणधर्म यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरुआत पहले प्रश्न से करते हैं। दोस्तों, हमें दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा AB बराबर है भुजा AC के और भुजा AT कोण BAC का समद्विभाजक है, और हमें सिद्ध करना है कि बिंदु T भुजा BC का मध्य बिंदु है, या फिर कह लें कि भुजा BT बराबर होगी भुजा CT के। हमें दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसके बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण यानी कोण B और कोण C बराबर होंगे, और प्रश्न के अनुसार AT कोण BAC का समद्विभाजक है, इसलिए यह दोनों कोण बराबर होंगे। अब त्रिभुज BAT और CAT को देखिए। कोण B और कोण C बराबर हैं। कोण B को हम TBA और कोण C को हम TCA भी लिख सकते हैं, और हमें दिया है भुजा AB और भुजा AC बराबर हैं। कोण BAT और कोण CAT बराबर हैं, इसलिए यह दोनों त्रिभुज ASA सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम हैं। और हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए भुजा BT और भुजा CT बराबर होंगी। यानी अब हम कह सकते हैं कि बिंदु T भुजा BC का मध्य बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में त्रिभुज SPT एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा SP और ST बराबर हैं और कोण T का माप 50 अंश है, तो कोण P और कोण S का माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें दिया है कि त्रिभुज SPT एक समद्विबाहु त्रिभुज है और भुजा SP बराबर है भुजा ST के, इसलिए कोण P और कोण T बराबर होंगे, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें कोण T का माप 50 अंश दिया है, इसलिए कोण P भी 50 अंश होगा, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। इसमें कोण P और कोण T का माप हमें ज्ञात है, यहाँ उनका मान रखकर हम कोण S का माप निकाल सकते हैं। हमें यह 80 अंश मिला। आगे बढ़ते हुए हम एक और प्रश्न हल करते हैं। दोस्तों, आकृति को देखिए। दर्शाइए कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज POQ समद्विबाहु त्रिभुज हैं और कोण OAB और कोण OBA में संबंध बताइए। आकृति को देखिए। बिंदु O वृत्त का केंद्र है, इसलिए यह सभी OA, OB, OP और OQ इस वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए यह सभी बराबर होंगी। अब त्रिभुज AOB को देखिए। इसमें भुजा OA और OB बराबर हैं, क्योंकि यह एक ही वृत्त की त्रिज्या है। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दोस्तों, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण OAB और कोण OBA भी बराबर होंगे।
इसी प्रकार हम त्रिभुज POQ को भी समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर इसे आप खुद ही सिद्ध करने का प्रयास करें। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने त्रिभुज के गुणधर्म से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के कुछ गुणधर्म यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। त्रिभुज XYZ एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा XY और भुजा XZ बराबर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दोस्तों, पहले विकल्प को देखिए। इसमें कोण X और कोण Y बराबर दिया है। प्रश्न के अनुसार त्रिभुज XYZ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसके बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। परंतु कोण X और कोण Y को देखिए, यह बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण नहीं है, इसलिए यह विकल्प गलत है। दूसरे विकल्प में भी कोण X और कोण Z बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण नहीं हैं, यानी यह भी बराबर नहीं होंगे और इसलिए यह विकल्प भी गलत है। तीसरे और आखिरी विकल्प को देखिए। कोण Y और कोण Z यह दोनों कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, इसलिए ये बराबर होंगे, यानी यह विकल्प सही है। चलिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा AB और AC बराबर हैं। बताइए कौन से विकल्प सही हैं? दोस्तों, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। आकृति में कोण A का माप 76 अंश दिया है। यदि इसका माप हम समीकरण में रखें तो हम कोण B धन कोण C का माप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमें इसका माप 104 अंश मिला। ध्यान दीजिए, हमारा पहला विकल्प सही है। अब दूसरे विकल्प को देखिए। कोण B का माप 52 अंश दिया है। दोस्तों, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आकृति को देखिए। कोण B और कोण C दोनों बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, इसलिए यह बराबर होंगे, यानी कोण C के स्थान पर हम कोण B लिख सकते हैं और इस प्रकार हमें कोण B का माप 52 अंश मिला, इसलिए यह विकल्प भी सही है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMN दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिनके दो संगत कोणों का युग्म बराबर है, तो क्या यह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? दोस्तों, ध्यान दीजिए, यह दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हैं, परंतु आपस में इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं की कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है और इनके दो संगत कोणों के युग्म बराबर दिए हुए हैं, यानी तीसरा कोण भी बराबर ही होगा। परंतु किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम होने के लिए कम से कम एक भुजा का समावेश होना आवश्यक है। सर्वांगसमता सिद्ध करने के लिए केवल तीनों कोणों का बराबर होना पर्याप्त नहीं है और यहाँ इन त्रिभुजों में भुजाओं की कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए हम सर्वांगसमता ज्ञात नहीं कर सकते। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने त्रिभुज के गुणधर्म से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।
त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने AAS सर्वांग समता नियम यानी AAS कॉन्ग्रुएंस रूल पर चर्चा की। आज हम समकोण कर्णभुजा सर्वांग समता नियम यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS कॉन्ग्रुएंस रूल पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। RHS सर्वांग समता नियम समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं त्रिभुजों की एक जोड़ी से। इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं, लेकिन यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हैं। इसे हम इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखकर जांच सकते हैं। क्या हम दी हुई इन तीनों शर्तों को ध्यान में रखते हुए दो सर्वांगसम त्रिभुजों की रचना कर सकते हैं? जहां त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण जो उनके अंतर्गत न हो वो बराबर हो। आप यह जांच सकते हैं कि हम ऐसे समकोण त्रिभुजों की रचना आसानी से कर सकते हैं जो इन तीनों शर्तों को पूरा करती हो। हम देख सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण जो कि समकोण है वह बराबर है। एक भुजा और कर्ण भी बराबर है। क्या यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं? जी हाँ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। यह त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी है जिसका प्रयोग हम समकोण त्रिभुजों की सर्वांग समता जांचने के लिए करते हैं। इसे हम RHS सर्वांग समता नियम कहते हैं। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसलिए इसे RHS सर्वांग समता नियम कहा जाता है। राइट एंगल यानी समकोण, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण और साइड यानी भुजा। हम अभ्यास के तौर पर समकोण त्रिभुजों की कुछ जोड़ियां बनाकर जांच सकते हैं। उदाहरण, दो समकोण त्रिभुज बनाएं जहां कर्ण 10 सेंटीमीटर हो और एक भुजा 8 सेंटीमीटर। तो क्या वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? जी हाँ। दोस्तों, स्क्रीन पर त्रिभुजों की कुछ जोड़ियां दी गई हैं। इनमें से बताइए कि कौन से त्रिभुज की जोड़ी RHS सर्वांग समता नियम से सर्वांगसम है। पहली जोड़ी में दोनों त्रिभुज समान त्रिभुज हैं जिनकी एक भुजा और कर्ण बराबर है, अतः यह RHS सर्वांग समता नियम द्वारा सर्वांगसम है। दूसरी जोड़ी में दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं और एक भुजा भी बराबर है, लेकिन हमें एक कर्ण के सर्वांगसम होने की भी आवश्यकता है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने RHS सर्वांग समता नियम पर चर्चा की। अगले वीडियो में RHS सर्वांग समता नियम से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने RHS सर्वांग समता नियम यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और भुजा BD भुजा AC पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए भुजा AD बराबर भुजा DC। दोस्तों, अगर हम त्रिभुज ADB को त्रिभुज CDB के सर्वांगसम सिद्ध करें तो हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, यानी भुजा AD भुजा DC के बराबर है। यानी हमारा लक्ष्य इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं कि इन त्रिभुजों को कैसे सर्वांगसम सिद्ध करें। चूंकि भुजा BD भुजा AC पर लंब है, त्रिभुज ADB और त्रिभुज CDB में कोण ADB बराबर कोण CDB 90 अंश। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी भुजा AB भुजा BC बराबर भुजाएं हैं और क्रमशः इन दोनों त्रिभुजों त्रिभुज ADB और त्रिभुज CDB के कर्ण बराबर हुए और भुजा BD इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। अब हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज RHS सर्वांग समता नियम यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल द्वारा सर्वांगसम है।
और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए भुजा AD बराबर भुजा CD, या कह लें भुजा AD बराबर भुजा DC। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चतुर्भुज ABCD में कोण A तथा कोण C का माप है 90 अंश और भुजा AD बराबर है भुजा BC के, तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ABCD एक आयत यानी रेक्टेंगल है। दोस्तों बताइए कि आयत की क्या परिभाषा होती है। आयत वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण का माप 90 अंश होता है। हमें दिया गया है कि भुजा AD और भुजा BC बराबर हैं और कोण A और कोण C समकोण है। ABCD एक आयत होगा अगर हम यह सिद्ध कर पाएं कि भुजा AB और भुजा DC भी बराबर है और कोण B तथा कोण D समकोण है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज DAB और त्रिभुज BCD में कोण A बराबर है कोण C के, भुजा DA बराबर है भुजा BC के, भुजा DB उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए यह RHS सर्वांगसमता नियम द्वारा सर्वांगसम होंगे। इसलिए इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी भुजा AB बराबर भुजा CD के, कोण ADB बराबर है कोण CBD के, कोण ABD बराबर है कोण CDB के। अब अगर त्रिभुज DAB को देखें, कोण DAB बराबर 90 अंश, तो कोण BDA धन कोण ABD बराबर 90 अंश त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से। और चूंकि कोण ABD बराबर है कोण CDB के, इसलिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण ADB धन कोण CDB बराबर 90 अंश, यानी कोण ADC बराबर 90 अंश। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण ABC बराबर 90 अंश। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक आयत यानी रेक्टेंगल है। चलिए जाने से पहले आप इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। आकृति की सहायता से सिद्ध करें कि त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज SRQ के, जब PR बराबर SQ। दोस्तों आज के सत्र में हमने समकोण कर्णभुजा सर्वांगसमता नियम यानी RHS सर्वांगसमता नियम से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समकोण कर्णभुजा सर्वांगसमता नियम यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल RHS नियम से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया। आज हम उसी से संबंधित कुछ और तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दी गई आकृति देखकर बताएं कि कौन से त्रिभुज समकोण कर्णभुजा सर्वांगसमता नियम से सर्वांगसम है। दोस्तों त्रिभुजों की पहली जोड़ी में हमें समकोण दिया गया है, लेकिन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण बराबर हैं। इसलिए दी गई जानकारी के अनुसार यह त्रिभुज RHS सर्वांगसमता नियम द्वारा तो नहीं, लेकिन भुजा कोण भुजा यानी SAS सर्वांगसमता नियम द्वारा जरूर सर्वांगसम है। दूसरी जोड़ी में त्रिभुज WXY और त्रिभुज ZYX में कोण W और कोण Z समकोण है। कर्ण XY उभयनिष्ठ कर्ण है और भुजा XW भुजा YZ के बराबर है। इसलिए यह दोनों त्रिभुज RHS सर्वांगसमता नियम द्वारा सर्वांगसम है। अब बढ़ते हैं तीसरी जोड़ी की ओर। तीसरे त्रिभुज की जोड़ियों में भी केवल समकोण और एक सामान्य भुजा बराबर है, कर्ण बराबर नहीं है। इसलिए यह त्रिभुज समकोण कर्णभुजा सर्वांगसमता नियम द्वारा सर्वांगसम नहीं होंगे। दोस्तों त्रिभुजों को सर्वांगसम होने के लिए नियमों का पालन होना आवश्यक है। इस सत्र में बस इतना ही। दोस्तों आज के सत्र में हमने समकोण कर्णभुजा सर्वांगसमता नियम से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।
दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने RHS सर्वांग समता नियम पर चर्चा की। आज आगे बढ़ते हुए हम त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक और कसौटी भुजा 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 कसौटी या कह लें कि SSS सर्वांग समता नियम पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके नाम से ही यह प्रतीत हो रहा है कि सर्वांग समता का यह नियम त्रिभुजों की भुजाओं से संबंधित है। दिए गए दो त्रिभुजों को देखिए, क्या यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे? दोस्तों, अब तक हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के जितने भी नियमों का अध्ययन किया, जैसे कि SAS, ASA, AAS, RHS, इन सभी नियमों में कम से कम एक कोण का समावेश अवश्य है। परंतु इन त्रिभुजों में कोणों की कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है, केवल भुजाओं का माप दिया हुआ है। तो अब इन त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच कैसे करें? दोस्तों, चलिए हम एक कागज लेते हैं और भुजाओं के दिए गए माप की सहायता से इन त्रिभुजों की रचना करते हैं। यहाँ त्रिभुज ABC में हम सबसे बड़ी भुजा यानी BC को आधार मानकर 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। अब प्रकार में AC की लंबाई यानी 4 सेंटीमीटर लेकर उसे बिंदु C पर रखकर एक चाप खींचिए और प्रकार में 3 सेंटीमीटर लंबाई लेकर उसे बिंदु B पर रखकर एक और चाप खींचिए। इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु ही A होगा। इसी प्रकार हम त्रिभुज PQR की भी रचना करेंगे। अब त्रिभुजों को काटकर बराबर भुजाओं को एक दूसरे पर रखिए। आप देख सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, यानी इन त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हैं। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज हैं। यहाँ त्रिभुजों की दो जोड़ियां दी गई हैं। वीडियो पॉज कर आप इस क्रियाकलाप को इन त्रिभुजों के लिए दोहरा सकते हैं और जांच सकते हैं कि क्या यह त्रिभुज भी सर्वांगसम है। पहली जोड़ी को देखिए। इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, इसलिए यह एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, यानी यह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दूसरी जोड़ी में इन त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हैं, परंतु तीसरी भुजा बराबर नहीं है। यह एक दूसरे को पूर्णतः ढक नहीं रहे हैं, इसलिए यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुजों को सर्वांगसम दर्शाने के लिए केवल दो भुजाओं का बराबर होना पर्याप्त नहीं है। यहाँ त्रिभुजों को सर्वांगसम होने के लिए तीनों भुजाओं का बराबर होना आवश्यक है। अपने इस निष्कर्ष को हम एक प्रमेय के रूप में लिख सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे ही हम भुजा 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 कसौटी यानी साइड 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 या कह लें SSS सर्वांग समता नियम कहते हैं, और हम अंग्रेजी में इसे साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। तो अगर दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वे त्रिभुज SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांगसम होंगे, और हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने भुजा 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 कसौटी यानी SSS सर्वांग समता नियम पर चर्चा की। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भुजा 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 कसौटी यानी SSS सर्वांग समता नियम पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे।
चलिए शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। त्रिभुज DEF में बिंदु C भुजा DE का मध्य बिंदु है और भुजा EF बराबर है भुजा FD के। तो क्या त्रिभुज CEF और त्रिभुज CDF सर्वांग त्रिभुज हैं? दोस्तों, क्या आकृति को देखकर आप इस त्रिभुज का प्रकार बता सकते हैं? आप जवाब सोचने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आकृति को ध्यान से देखिए। त्रिभुज DEF में बिंदु C भुजा DE का मध्य बिंदु है, इसलिए भुजा DC और भुजा EC बराबर होंगे। अब त्रिभुज CEF और त्रिभुज CDF को देखिए। हमें दिया है कि भुजा EF बराबर है भुजा DF के और भुजा CF उभयनिष्ठ भुजा है। समीकरण 1, 2 और 3 को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज भुजा 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 कसौटी यानी SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांग सम है, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में PQRS और PMRN समांतर चतुर्भुज हैं। बिंदु M और बिंदु N क्रमशः भुजा PQ और SR के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज PSN और त्रिभुज RQM सर्वांग सम है। दोस्तों, हमें दिया हुआ है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, यानी भुजा PQ और SR बराबर हैं और भुजा PS QR भी बराबर है। बिंदु M PQ का मध्य बिंदु है, इसलिए हम PQ को इस प्रकार लिख सकते हैं। बिंदु N भुजा SR का मध्य बिंदु है, इसलिए SR को भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने देखा भुजा PQ भुजा SR के बराबर है, इसलिए यह दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। अब हमें मिला QM बराबर है SN के और PMRN भी समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, यानी भुजा PM बराबर है भुजा NR के और भुजा PN MR के। दोस्तों ध्यान दीजिए, अब हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज PSN और त्रिभुज RQM में यह तीनों भुजाएं बराबर हैं। भुजा PS भुजा RQ के बराबर है, भुजा SN भुजा QM के बराबर है और भुजा PN भुजा RM के बराबर है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांग सम है। दोस्तों, यदि हम PMRN में बिंदु M और बिंदु N को मिलाकर विकर्ण MN बनाएं, तो क्या बनने वाले त्रिभुज PMN और NRM भी सर्वांग सम होंगे? वीडियो पॉज कर आप इसकी जांच स्वयं करें और निष्कर्ष तक पहुंचें। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने भुजा 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 कसौटी यानी SSS सर्वांग समता नियम से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भुजा 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 कसौटी यानी SSS सर्वांग समता नियम पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। दी गई आकृति को देखकर बताइए कौन से विकल्प सही हैं। दोस्तों, पहले विकल्प को देखिए। इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर तो हैं, परंतु संगत भुजाएं बराबर नहीं हैं। भुजा XY भुजा LM के बराबर है, लेकिन भुजा YZ भुजा MN के बराबर नहीं है और भुजा XZ भुजा LN के बराबर नहीं है। संगत भुजाएं बराबर नहीं हैं, इसलिए त्रिभुज XYZ और LMN सर्वांग सम त्रिभुज नहीं है।
यानी यह विकल्प गलत है। अब दूसरे विकल्प को देखिए। त्रिभुज वही है, यहाँ केवल नाम में परिवर्तन किया गया है, जिसके कारण अब इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो गई हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज XZY और MNL सर्वांगसम त्रिभुज हैं और इसलिए यह विकल्प सही है। ध्यान दीजिए कि यहाँ दोनों त्रिभुजों के शीर्षों में एक एक की संगतता यानी 1-1 करस्पॉन्डेंस है, जिसके अंतर्गत यह त्रिभुज सर्वांगसम है। इन त्रिभुजों के ऐसे और भी नाम हम लिख सकते हैं जिन्हें हम सर्वांगसम कह सकते हैं, जैसे त्रिभुज ZXY सर्वांगसम है त्रिभुज NML के। हम इस प्रकार कुछ और नाम भी लिख सकते हैं। वीडियो पॉज कर आप कुछ और नाम लिखने का प्रयास कर सकते हैं। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने भुजा कसौटी यानी SSS सर्वांगसमता नियम से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक त्रिभुज में असमीकाएं यानी इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल पर चर्चा करेंगे। अब तक हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स और एक त्रिभुज के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में अध्ययन किया। अब हम देखेंगे कि जब एक त्रिभुज की भुजाएं अथवा कोण असमान होते हैं तो उनके बीच क्या संबंध स्थापित होते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत एक क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी से करते हैं। हम 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की एक पतली सी लकड़ी का टुकड़ा लेकर एक त्रिभुज की रचना करेंगे, जहां आधार 6 सेंटीमीटर लकड़ी का टुकड़ा है और बाकी 2 भुजाएं क्रमशः 2 और 3 सेंटीमीटर हैं। क्या ऐसे त्रिभुज की रचना हो सकती है? आप देख सकते हैं कि यह संभव नहीं है। अब एक काम करते हैं, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई वाली लकड़ियों को जोड़कर रखते हैं। अब इनकी पूरी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, जो आधार या तीसरी भुजा की लंबाई यानी 6 सेंटीमीटर से कम है। और यही कारण है कि इन लंबाइयों के साथ त्रिभुज की रचना असंभव है। एक त्रिभुज की रचना तभी संभव है जब त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा हो। और यह एक प्रमेय है जो कहता है कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी हम त्रिभुज PQR के लिए कह सकते हैं कि भुजा PQ और QR का योग बड़ा है भुजा PR से, भुजा PQ और PR का योग बड़ा है भुजा QR से, और भुजा QR और PR का योग बड़ा है भुजा PQ से। दोस्तों, हमें पता है कि अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल और विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलीन ट्रायंगल। हम सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण और उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विषम बाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का माप और भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती हैं। दोस्तों, त्रिभुजों के कोणों का माप उनकी सामने की यानी सम्मुख भुजाओं की लंबाइयों पर निर्भर करता है। चलिए त्रिभुज PQR को देखकर बताइए कि सबसे बड़ी भुजा और सबसे बड़ा कोण कौन सा है। यहाँ पर भुजा RP को थोड़ा और बढ़ाते हैं बिंदु P डैश तक और Q को P डैश से जोड़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसा हमने भुजा RP की लंबाई बढ़ाई, कोण Q का माप भी बढ़ा और अब यहाँ पर RP डैश सबसे बड़ी भुजा और कोण Q सबसे बड़ा कोण है। इसी अवधारणा पर आधारित 2 प्रमेय हैं। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी या लंबी होती है और यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हों तो लंबी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही।
आज हमने एक त्रिभुज में असमीकाएं यानी इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक त्रिभुज में असमीकाएं यानी इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल पर चर्चा की। आज हम उसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प त्रिभुज ABC की रचना के लिए उचित यानी सही विकल्प है? इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करें? हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की रचना के लिए उसकी किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना जरूरी है। तो हमें यहाँ यह देखना है कि क्या दिए गए विकल्प इस नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। चलिए लेते हैं पहला विकल्प। भुजा AB और भुजा BC का योग भुजा AC से बड़ा है। उसी प्रकार भुजा BC और भुजा AC का योग भुजा AB से बड़ा है और भुजा AC और भुजा AB का योग भुजा BC से बड़ा है। यानी इन भुजाओं से त्रिभुज ABC की रचना की जा सकती है। यानी प्रश्न के अनुसार यह विकल्प सही है। इसी प्रकार दूसरे विकल्प से भुजा AB और भुजा BC का योग भुजा AC से बड़ा है और चूंकि तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हैं, इसलिए हमें तीनों असमीकाएं ऐसी ही मिलेंगी और इस प्रकार इन भुजाओं से भी त्रिभुज ABC की रचना की जा सकती है। यानी प्रश्न के अनुसार यह विकल्प भी सही है। अब बढ़ते हैं अंतिम विकल्प की ओर। यहाँ पर भी हम यही प्रक्रिया दोहराते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे खुद हल करने का प्रयास करें। यहाँ पर भुजा AC और भुजा AB का योग भुजा BC के बराबर है। यानी इन भुजाओं से त्रिभुज ABC की रचना नहीं की जा सकती है। यानी प्रश्न के अनुसार यह विकल्प गलत है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। चतुर्भुज PQRS में निम्न कथनों को सिद्ध करें। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज की रचना करेंगे और उसे PQRS नाम देंगे। अब हम विकर्ण यानी डायगोनल्स QS और PR को जोड़ेंगे। हम पहला उप प्रश्न हल करेंगे। हमें सिद्ध करना है कि PQ धन QR धन RS धन SP बड़ा है QS धन PR से। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसलिए त्रिभुज PQR में हम कह सकते हैं कि भुजा PQ और भुजा QR का योग बड़ा है भुजा PR से। इसी प्रकार त्रिभुज QRS में भुजा QR और भुजा RS का योग बड़ा है भुजा QS से। त्रिभुज RSP में भुजा RS और भुजा SP का योग बड़ा है भुजा PR से। त्रिभुज SPQ में भुजा SP और भुजा PQ का योग बड़ा है भुजा QS से। अब हम चारों असमीकाओं को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा। अब बाईं और दाहिनी दोनों ओर सरलीकरण करने पर मिलेगा और इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि किसी चतुर्भुज PQRS की चारों भुजाओं का योग उसके विकर्ण के योग से बड़ा होता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे उप प्रश्न की ओर। यहाँ हमें यह सिद्ध करना है। सबसे पहले हम विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु को O नाम देते हैं। दोस्तों, अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास चार छोटे त्रिभुज हैं। त्रिभुज POQ, त्रिभुज QOR, त्रिभुज ROS और त्रिभुज SOP। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसलिए त्रिभुज POQ में भुजा PO और भुजा OQ का योग बड़ा है भुजा PQ से। इसी प्रकार त्रिभुज QOR में भुजा QO और भुजा OR का योग बड़ा है भुजा QR से। त्रिभुज ROS में भुजा RO और भुजा OS का योग बड़ा है भुजा RS से। त्रिभुज SOP में
भुजा SO और भुजा OP का योग बड़ा है भुजा SP से। अब हम चारों असमीकाओं को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा, इसे सरल करने पर हमें मिलेगा, इसे अगर इस प्रकार लिखें तो यह कुछ ऐसा होगा, PQ धन QR धन RS धन SP छोटा है 2 कोष्टक में PR धन QS से। और इस तरह यह भी सिद्ध हुआ। तो दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने एक त्रिभुज में असमीकाएं यानी इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए। अगले सत्र में इसी विषय से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक त्रिभुज में असमीकाएं यानी इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए। आज हम उसी विषय से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक त्रिभुज ABC के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? सबसे पहले विकल्प में यदि AB और BC का योग AC के बराबर है तो यह एक रेखा का निर्माण करेंगे, न कि त्रिभुज का, यानी यह विकल्प गलत है। दूसरे विकल्प के अनुसार कोण B बड़ा है कोण C से, तो कोण B की सम्मुख भुजा कोण C की सम्मुख भुजा से बड़ी होगी, यानी भुजा AC बड़ी होगी भुजा AB से, या कह लें भुजा AB छोटी होगी भुजा AC से, यानी यह विकल्प भी गलत है। अब बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर। यहाँ भुजा BC छोटी है भुजा AC से, यानी भुजा BC का सम्मुख कोण भुजा AC के सम्मुख कोण से छोटा होगा, यानी कोण A छोटा होगा कोण B से, या कह लें कोण B बड़ा होगा कोण A से, यानी यह विकल्प सही है। अब लेते हैं आखिरी विकल्प। भुजा BC छोटी है भुजा AB और भुजा AC के योग से। यही तीनों त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं और किसी भी त्रिभुज की एक भुजा का माप बाकी दोनों भुजाओं के मापों के योग से छोटा होता है, इसलिए यह विकल्प भी सही है। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण A बराबर है कोण P के, इसलिए कोण A की सम्मुख भुजा BC बराबर होगी कोण P की सम्मुख भुजा QR से। क्या यह कथन सत्य है? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। दोस्तों, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो अलग अलग त्रिभुज हैं। इनके कोण बराबर होने से इनकी भुजाओं की लंबाइयां भी बराबर ही होंगी, यह जरूरी नहीं है। दोस्तों, अगर इन त्रिभुजों को देखें तो यहाँ पर कोण A और कोण P दोनों का ही माप 90 अंश है, लेकिन इनकी सम्मुख भुजाएं यानी भुजा BC और भुजा QR की लंबाइयां एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। इस प्रकार की अवधारणा केवल एक ही त्रिभुज के लिए सत्य है, दो अलग अलग त्रिभुजों में नहीं। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज हमने एक त्रिभुज में असमीकाएं यानी इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।